Rukmini Billah Hospital on this World Stroke Day. This is our second session. Unfortunately, our first session we faced some technical challenges with sound and audio. We will come back with Dr. Vikram Bora at 2 p.m. again, and we will try to answer all the questions you have shared with us again. Now we have our Director Neurosciences, Anjani Kumar Sharma sir, and there is no specific introduction required, sir, for you because all our audience they know you already. So, without wasting much time, I would like to फर्स्ट स्टार्ट मेरा क्वेश्चन सर ये जो स्ट्रोक बोलते हैं हम लोग लकवा हिंदी में तो आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जिनको स्ट्रोक और हार्ट अटैक और ये सब में थोड़ा कंफ्यूजन है सो आपसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है ये स्ट्रोक क्या है देखिए स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक हिंदी में अपन इसको पक्षाघात या लकवे के नाम से भी समझ सकते हैं और इसमें बेसिकली पेशेंट को अचानक से किसी दिमाग के किसी पर्टिकुलर हिस्से में खून की नस में ब्लॉकेज आने की वजह से या खून की नस के लीक वहां से ब्लड लीक करने की वजह से अचानक से शरीर के आधे हिस्से में कमजोरी आ जाती है या सूनापन आ जाता है या उसका बैलेंस बिगड़ जाता है या विजन में दिक्कत होती है इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उसको लकवा या ब्रेन अटैक कहते हैं ओके सो अभी सर ये सब डिजीज का है तो ऐसा कोई भी यू नो बड़ा डिजीज में सिम्टम्स होता है तो देखिए जो ब्रेन अटैक या स्ट्रोक है ये मुख्य रूप से दो तरह का होता है अच्छा जिसमें एक है इस्केमिक स्ट्रोक जिस या ओक्लूसिव स्ट्रोक जिसको बोलते हैं और दूसरा स्ट्रोक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक जो इस्केमिक स्ट्रोक है उसमें खून की नली में थक्का जम जाने की वजह से या हार्ट या शरीर के किसी अन्य अंग से यदि थक्का वहां पहुंच के उसको ब्लॉक कर देता है आर्टरी को तो वो इस्केमिक स्ट्रोक कहलाता है तो इसके एक तरह से दो टाइप हो गई थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक जिसके अंदर की खून की नली में ब्लॉकेज वहीं बन जाता है और एम्बोलिक स्ट्रोक जिसमें हार्ट में खून का थक्का बन के और ब्रेन की खून की नली को रोक देता है तो ये एम्बोलिक स्ट्रोक कहलाता है दूसरा जो ग्रुप है वो हेमरेजिक स्ट्रोक है उसमें खून की नली से अचानक से ब्लड लीक कर जाता है और वो हेमरेज ब्रेन हेमरेज के नाम से जानते हैं उसको और इनके जो मुख्य रूप से जो सिम्टम होते हैं ज्यादातर अपन को देखने को मिलता है कि शरीर का आधा हिस्सा अचानक से काम करना बंद कर देता है बोली लड़खड़ाने लगती है मुंह पे टेढ़ापन आने लगता है कभी कभी यदि मान लीजिए कि इसमें दूसरी किसी नस में ब्लॉकेज है तो उसको रोगी को देखने में दिक्कत होती है डबल दिखाई देने लगता है या धुंधलापन आ जाता है चेहरे पे सूनापन आ जाता है और शरीर का या आधे अंग का बैलेंस बिगड़ने लगता है तो ये सब डिपेंड करता है कि कौन सी आर्टरी ब्रेन के किस हिस्से को ब्लड सप्लाई कर रही है ब्रेन के किस हिस्से में डैमेज हुआ है सिम्टम्स उसी के ऊपर निर्भर करते हैं और इसको रिकॉग्नाइज करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि ये सिम्टम अचानक से आते हैं और अचानक आने के साथ इसको अपन इंग्लिश के एक्रोनिम फास्ट जिसको कहते हैं FAST एफ मीन्स फेस तो उसमें जैसे यदि रोगी पेशेंट स्माइल करता है तो मुंह पे एक साइड पे टेढ़ापन आने लगता है तो बोलने के टाइम या मुस्कुराने के टाइम फेस का एक हिस्सा एक साइड में टेढ़ा हो जाता है जिससे इसको पहचाना जा सकता है सेकंड है ए स्टैंड फॉर आर्म तो जैसे अपन यदि पेशेंट को बोलते हैं कि दोनों हाथ सीधा करो तो जिस हाथ पे लकवे का असर है वो हाथ को रोक नहीं पाता वो हाथ एक साइड में गिरने लग जाता है तीसरा जो इफेक्ट होता है वो है स्पीच तो अचानक से बोली लड़खड़ाने लगती है या पेशेंट का बोली एकदम से बंद हो जाती है और फोर्थ जो टर्म है टी स्टैंड फॉर टाइम तो जैसे हार्ट अटैक में टाइम बहुत क्रूशियल होता है ऐसे ही ब्रेन अटैक में टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है जिसे हम गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं यदि स्ट्रोक को तुरंत पहचान लिया जाए तो इसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू किया जा सकता है जिससे कि रोगी को बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है और यदि ये टाइम अपन किसी और चीज में वेस्ट करते हैं
तो पेशेंट की रिकवरी उतना अच्छा नहीं आती जितनी आने की संभावना तुरंत इलाज करने पे होती है। Okay. So I will just once again summarize what Sir shared with us is that symptoms of stroke that we have, उसको हम लोग इंग्लिश एक्रोनिम में बोलते हैं FAST, फास्ट। फास्ट का मीनिंग F इज फेस ड्रूपिंग। फेस ड्रूपिंग अगर या फेस आपका एक साइड से इट इज ड्रूपिंग, देन वन ऑफ द सिम्टम्स। सेकेंडली आर्म्स, जैसे कि सर ने बताया, इफ यू कीप टू hands straight, and if there is a symptom of stroke, the one hand will start falling. ड्रूपिंग यस। So arm, A is for arm, S is for speech. So when somebody is, there is a speech problem, speech slurring, the person is not able to talk properly, it is also an symptom of stroke. And as sir ne aapne bataya, T stands for time, टाइम is that यस very important. There is a golden hour, we will come to golden hours in या some time. So when there is a golden hour, and in this golden hour में एक hospital में जो which is ready to handle stroke, यस उधर पहुंचना बहुत जरूरी है। तो on this stroke day, world stroke day, all of you please keep in mind that if you identify somebody who has face drooping, arms falling, speech slurring, then please make sure within time this person should be taken to a hospital where stroke management is ready. यस सर, अभी हम लोग को ये तो पता चल गया कि स्ट्रोक क्या है या और स्ट्रोक का सिम्टम्स क्या है। आपने ये भी बताया कि टाइम पे हॉस्पिटल लेकर जाना यस जरूरी है। सर्टेन बट बीच में जो डूज एंड डोंट्स है, जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, उसके अगर आप कुछ थॉट शेयर यस करें। मैं उसमें एक तो ये कहना चाहता हूँ कि उस टाइम पे अपने को किसी भी तरह से मिसगाइड नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार स्ट्रोक के बाद ट्रीटमेंट को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं कि ये स्ट्रोक झाड़ा-फूँक से भी ठीक हो जाता है, किसी देवी-देवता के पास ले जाने से भी स्ट्रोक ठीक हो जाता है। तो यदि अपन ये सब करने लगेंगे, तो अपन जो क्रूशियल टाइम है स्ट्रोक मैनेजमेंट का, वो मिस कर देंगे और इसके फिर बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही अपने को स्ट्रोक के सिम्पटम्स रिकॉग्नाइज़ होते हैं या डाउट होता है कि पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, तो किसी भी चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना है। यदि आपके पास में फर्स्ट एड की सुविधा है वहाँ पे, तो इमीडिएटली ब्लड प्रेशर चेक कर लेना चाहिए, उसका एयरवे एस्टेब्लिश कर लेना चाहिए कि वो रोगी पेशेंट साँस अच्छी तरह ले पाए। और उसका ब्लड सर्कुलेशन चेक करने के बाद इमीडिएटली हॉस्पिटल के लिए रश करना चाहिए, जिससे कि ट्रीटमेंट अपना इमीडिएटली शुरू हो पाए। क्योंकि ट्रीटमेंट इस पे डिपेंड करेगा कि स्ट्रोक का कारण क्या है। यदि इस्केमिक स्ट्रोक है, तो हम पहली कोशिश करेंगे स्ट्रोक की में जहाँ रुकावट आई है खून की नली में, उसको ओपन अप करने की कोशिश करेंगे। और यदि मान लीजिए ब्रेन हेमरेज हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे ब्रेन में स्वेलिंग आने लगती है, ब्रेन के बाकी हिस्से को वो डैमेज करने लगता है, तो उसको बचाने की कोशिश इमीडिएटली शुरू करनी पड़ेगी। ओके सर, अभी तो सो नाउ वी नो व्हाट इज स्ट्रोक, यस, वी नो सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक, यस, वी नो हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या या, नहीं करना हुँ, चाहिए। अब सर एक स्टेप पीछे आते हैं, यस, and let us हुँ, understand that what are the risk factors of stroke. Stroke यस। किसको हो सकता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है स्ट्रोक का कि अपन को रिस्क फैक्टर्स के बारे में अंदाजा होना चाहिए। तो ये समझने के लिए अपन ये मान सकते हैं कि स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिसमें अपना कंट्रोल नहीं होता, जैसे पेशेंट की एज है। ये देखने को मिला है कि स्ट्रोक ज्यादा कॉमनली एल्डरली पॉपुलेशन में, बुजुर्गों में ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। सेक्स है, जैसे फीमेल सेक्स में ये ज़्यादा कॉमनली देखने को मिला है। फीमेल सेक्स में मोर्टेलिटी भी ज़्यादा होती है, तो उसको अपन फर्दर मॉडिफाई नहीं कर सकते। या जैसे मान लीजिए प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या डिलीवरी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जिसमें स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी है कि जो पूरी तरह से मॉडिफाइबल नहीं है। या दूसरे जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जो अपन उसको रियल सेंस में बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते। पर जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्मोकिंग, यदि इस पेशेंट स्मोकर है, तंबाकू को किसी भी ढंग से काम में लेता है, तंबाकू को चबाता है, मंजन में काम में लेता है, तो यदि स्मोकिंग को अपने को इमीडिएटली बंद करना होता है।
इसके अलावा जो दूसरे रिस्क फैक्टर्स आते हैं, उसमें हाइपरटेंशन है। कई बार हाइपरटेंशन को इग्नोर कर देते हैं, हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट नहीं लेते। ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ा हुआ है और लंबे समय तक उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो ये डेफ़िनिटली स्ट्रोक के चांसेस को कई गुना बढ़ा देगा। डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ यदि मान लीजिए पेशेंट को है और उसको लाइटली लेते हैं, तो उसमें डायबिटीज़ भी लगातार स्ट्रोक के चांसेस को बढ़ाती जाएगी। तो डायबिटीज़ को आइडेंटिफ़ाई करके इमीडिएटली ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वाल्वुलर हार्ट डिज़ीज़ है। रोगी का वाल्व ठीक नहीं काम कर रहा है, तो वहाँ से खून का थक्का ब्रेन में पहुँचने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि हार्ट के रिदम ठीक नहीं है, कार्डियक अरिथमियाज़ हैं, उनमें स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ है या इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ है, उसके साथ में भी स्ट्रोक के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इनको टाइम पे आइडेंटिफ़ाई करके ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और जैसे इसके अलावा मोटापा है, यदि वेट ज़्यादा है, अपन नॉर्मल वेट से बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ है रोगी का, तो उसमें फिर कोलेस्ट्रॉल यदि ज़्यादा होता है, पर्टिकुलरली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यदि ये ब्लड में ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है, तो ये खून की नली को ब्लॉक करने का प्रोसेस लगातार करता रहता है। तो जैसे ही अपने को मालूम चलता है कि कोलेस्ट्रॉल खराब है, मोटापा है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इन सबको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। यदि मान लीजिए कि अपन आजकल जो जंक फूड या फास्ट फूड जिसको कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो ये जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो ये स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर्स बनता जाता है। इसके अलावा यदि मान लीजिए कि अल्कोहल है, जो यंग पॉपुलेशन में अल्कोहल कंज़म्पशन का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसमें या तो अल्कोहल बिल्कुल यूज़ नहीं करें या बिल्कुल मिनिमम मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मान लीजिए कि कोई ड्रग अब्यूज़ है, डिफरेंट टाइप की ड्रग्स लेते हैं, वो भी स्ट्रोक का चांस बढ़ा देती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इनके प्रयोग से भी फीमेल्स में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्रेगनेंसी को यदि मान लीजिए कि अपन प्रॉपरली मैनेज नहीं करते और डिलीवरी की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो भी स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो स्ट्रोक इन यंग कहलाता है। यंग पॉपुलेशन में भी स्ट्रोक देखने को मिलता है, तो उनके सबके कारण इनसे जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही अपन को किसी पेशेंट में ये मालूम चलता है कि सब स्ट्रोक के ये रिस्क फैक्टर्स हैं, तो इनको यदि तुरंत कंट्रोल करना शुरू करें, तो स्ट्रोक के चांसेस अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। और यदि इसमें नेग्लिजेंस होगी, लापरवाही होगी, तो आने वाले टाइम में स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो फैमिली के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी बहुत बड़ा बर्डन की तरह होता है, फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ जाता है। क्योंकि मान लीजिए किसी एक रोगी का आधा हिस्सा काम करना बंद कर गया, तो वो बाकी फैमिली पे डिपेंडेंट रहेगा। तो फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही अपने को ये मालूम चले या फैमिली में किसी को ऑलरेडी स्ट्रोक हो चुका है, तो उसमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि बाकी फैमिली मेंबर्स तुरंत अलर्ट हो जाएँ। और यदि स्ट्रोक के जो रिस्क फैक्टर्स जिनकी अभी चर्चा की है, वो यदि अपने को देखने को मिलते हैं, तो इमीडिएटली उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, सो सर फ्यू की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो यस, आपके इसमें से जो मुझे समझ में और जो ऑडियंस के साथ में बात करना चाहता हूँ। आपने ऑलरेडी प्रिवेंटिव मेजर्स लेके बात किया, यस, रिस्क यस। फैक्टर्स में क्या क्या हम लोग को नहीं करना हुँ, चाहिए ताकि ये स्ट्रोक का चांसेस या, गेट्स लोअर। या, उसमें सर एक तो रेगुलर चेकअप्स के बारे में आपने बात करा यस। कि रेगुलर चेकअप्स हैं, रेगुलर एक्सरसाइज़ है, यस डाइट का रेगुलेशन है, यस ये सब लाइफ़ का पार्ट होना चाहिए। यस एंड व्हेन यू से सर कि ये डायबिटीज मैनेजमेंट मोटापा, यस, सो व्हेन पीपल, इफ यू आर हियरिंग एंड इफ यू आर डायबिटिक, if you I mean if you are obese, if you are यस। morbidly obese, then all these points that you should always remember, always keep in your mind to keep your mind healthy, is that there are chances of brain attack or stroke in you is more. So please be cautious. Please take care of your health. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, वर्ल्ड स्ट्रोक डे के उस पे ओकेज़न पे कि हम्म, देखिए ब्रेन अटैक
या स्ट्रोक या लकवा या पक्षाघात, इसको भी हम सबको ये बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि जैसे हार्ट अटैक के नाम से एकदम अलार्मिंग सिचुएशन हम्म। क्रिएट हो जाती है फैमिली में, तो ब्रेन अटैक को भी उतना ही गंभीरता से लेना चाहिए कि जिससे इसमें ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू करके प्रॉपर इम्प्रूवमेंट हो पाए। क्योंकि आजकल ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो गए हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट आजकल स्ट्रोक का, जैसे रुक्मणी बिड़ला हॉस्पिटल में सब चीज़ों की फैसिलिटी है। हमारे यहाँ पे ये सब चीज़ें इमीडिएटली इमरजेंसी में अवेलेबल हैं। तो जैसे ही रोगी को ये लक्षण देखने को मिलते हैं, तो इमीडिएटली फैमिली को रिएक्ट करना चाहिए और ब्रेन अटैक को स्ट्रोक को हार्ट अटैक की तरह पूरी गंभीरता से और सीरियसली लेना चाहिए, जिससे कि अपने को आगे जाके ये रिग्रेट नहीं करने को मिले कि हमने टाइमली ट्रीटमेंट कराते तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते। सर आपने फैमिली के बारे में बोला, सो इसमें जेनेटिक जीन्स भी रोल प्ले करता है? यस, जेनेटिक फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड इशू है। पर जो जेनेटिक फैक्टर्स है, जैसे मान लीजिए कि फैमिली में ग्रैंडफादर को स्ट्रोक हुआ, फादर को स्ट्रोक हुआ, एक आध किसी और फैमिली मेंबर को स्ट्रोक हुआ, तो इसमें जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मोटापे को भी इनवाइट करता है, हार्ट डिजीज को भी इनवाइट करता है, स्ट्रोक को भी इनवाइट करता है। तो इनको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए और उसमें जो जिन-जिन फैक्टर्स को अपन कंट्रोल कर सकें, उनको इमीडिएटली कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। Before we end this session, I want to go through some comments that we have been receiving. Mr. Prashant is appreciating the discussion. Mr. थैंक यू। Dheeraj is saying that it's a great initiative. Mr. Pradeep bata rahe helpful information. Thank you very much, Mr. Pradeep. Um, so I think there is some negative feedback which we have received from Mr. Ayan. I will talk to the patient experience as well as our feedback team to get in touch with Mr. Ayan and look into the matter, where is the problem and how it can be solved. Thank you, Mr. Ayan, for your feedback. And thank you very much for being live with us. And Anjani sir, thank you very much for थैंक your यू एंड time. टेक केयर। Thank you very much. थैंक यू। So, we will come back with Dr. Vikram Bora at 2 p.m. today, and we will come back with Dr. Pushkar Gupta at 3 p.m. today. Please stay tuned today on Facebook Live at CK Billa Group. Thank you very much. थैंक यू।